नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो सीईटी का एग्जाम अभी अपने जो 4, 5 और 11 तारीख को जो सीईटी का पेपर हुआ है, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया है कि कौन सा पेपर अपने पास में इजी लेवल का था, कौन सा मीडियम लेवल का था और कौन सा अपने है तो टफ लेवल का था। इसी जो पूरे का पूरे पेपर आए उसका एनालिसिस करने के बाद में आप सबके सामने एक कट ऑफ, एक अनुमानित जो कट ऑफ है वो अपन देख रहे हैं कि किन किन विद्यार्थियों का है जो इनमें सिलेक्शन हो सकता है। सरकार के द्वारा एक जो कट ऑफ जारी की जाएगी उसका क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से अपन पूरी चर्चा करेंगे। आप ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि जो भी सीईटी का एग्जाम देके आए उनको ये पता चले कि मेरा सिलेक्शन हो सकता या नहीं हो सकता। अगर मान लो संशय है कि कितने नंबर्स आने चाहिए, कितने मेरे जो पर्सन है वो सही होने चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा आप देख पाएंगे कि आपका स्कोर कितना है और कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला। तो देखिए दोस्तों, सीईटी जो अभी 12th हुआ है, वो जो अपने पास में 6 पेपर हुए हैं, उसका जो पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखते हैं क्या करना। पहली बात करते हैं फॉर्म के ऊपर। तो इसके अंदर टोटल जो फॉर्म है दोस्तों 16 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे गए थे और काफी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, और उसके अंदर जो प्रोसेस है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाएगा। पहली चीज तो अपन बात करेंगे इसके ऊपर दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्यों, क्योंकि जो पेपरों का लेवल था वो अपने पास में तीनों दिनों का जो पेपर का लेवल है, चाहे 4 तारीख का हो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, चाहे 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और 11 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है, इन सब का जो लेवल था लगभग बिल्कुल अलग अलग लेवल था। किसी का टफ लेवल था, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि हमारे 4 तारीख को जो पेपर हुआ वो टफ हुआ, और जो पेपर का अपने एनालिसिस किया तो रियली में लगा था कि सब पेपरों को देखने के बाद में कि कौन सा पेपर अच्छे लेवल का था। तो इसमें क्या अपनाया जाएगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। वो क्या रहेगा उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। बात करते हैं अपने पास में शिफ्ट के जो लेवल है ना, ये अपने पास में 4 तारीख का जो शिफ्ट फर्स्ट का और शिफ्ट सेकंड के जो 2 पेपर हुए, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जो सेकंड लेवल का है वो लगभग बात कर गए ये थोड़ा हार्ड लेवल का था। यानी 4 जो फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट का जो अपने पास में एग्जाम था इसका लेवल बहुत बढ़िया था, यानी थोड़ा हार्ड लेवल का था। काफी विद्यार्थी इसके अंदर चिंतित थे। और जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका लगभग मान सकते हैं कि मीडियम लेवल था, इतना टफ नहीं मान सकते हैं जितना अपने पास में सेकंड शिफ्ट का था। और उसी प्रकार जो 5 तारीख का था उसमें भी दोनों शिफ्ट है, उसके अंदर जो दोस्तों सेकंड जो शिफ्ट है उसका लेवल थोड़ा हार्ड था, थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, और जो फर्स्ट लेवल का था वो एक तरफ से मीडियम लेवल का। और जो 11 तारीख को जो पेपर हुए हैं दोस्तों, दोनों के दोनों पेपर, उसमें लगभग जो पर्सन थे वो अपन बात करते हैं, ये जो 4 तारीख और 5 तारीख के जो पर्सन है उसके लगभग जो इर्द गिर्द जो बन सकते हैं पर्सन वो बने थे, और उसका जो लेवल था लगभग एवरेज लेवल था, यानी मीडियम लेवल था। इसको आप टफ लेवल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये तो अपने पास में तीनों के दिनों जो दिन पेपर हुए थे उनका अपने एनालिसिस करके देखा है कि किसका लेवल अच्छा था और किसका टफ था। आगे बात करते हैं अगले ऊपर। ये अपने पास में विषय थे दोस्तों, ये सीईटी 12th के अपने पास में एग्जाम के टोटल विषय थे। उसके अंदर देखेंगे राजस्थान इतिहास है, तो राजस्थान इतिहास के लगभग प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, अनुमान ध्यान के एवरेज है, एकदम करेक्ट ये नहीं है कि 22, 24, 25 आएंगे, लेकिन एवरेज एक है वो कितने हैं दोस्तों, 22 से लेके 25 के आसपास प्रश्नों की संख्या थी। उसके बाद राजस्थान के जो भूगोल है उसमें लेके 15 से लेके लगभग 18 प्रश्न इसमें आए थे, और हिंदी के प्रश्नों की संख्या 12 से लेकर 15 तक के आसपास में थी दोस्तों, और अंग्रेजी की भी उसी प्रकार 12 से लेकर 15, और विज्ञान के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 22 से लेकर 24 और 25, यानी सबसे बहुत बढ़िया जो टेक्निकल का जो क्राइटेरिया इसमें है सब्जेक्ट अपने पास में साइंस और विज्ञान विषय में, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है या फिर चाहे टेक्नोलॉजी, इन चारों को मिलाने के बाद में जो प्रश्नों की संख्या है वो लगभग अपन बात कर रहेंगे 22 से लेकर 25 प्रश्नों के आसपास आपके इसमें प्रश्न आए। बात आगे है दोस्तों, पॉलिटी अपने पास में राज्य व्यवस्था है, और कुछ जीके का पोर्शन है और इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। इन जो सब्जेक्ट है इसके लगभग अपने पास में इसमें करंट भी इशू है, ध्यान रखना दोस्तों, करंट भी इसमें ऐड है, और इसके लगभग प्रश्नों की संख्या थी वो 25 से लेकर 30 प्रश्नों की संख्या आपके आई थी। ठीक है, और गणित में दोस्तों प्रश्नों की संख्या लगभग 20 से लेकर 22 प्रश्न आए थे, और रीजनिंग के लगभग दोस्तों 7, 8 या 10 इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या थी, और कंप्यूटर के वो भी 12 से लेके 15। यानी यहाँ पर जो विषय दे रखे इनमें जो प्रश्नों की संख्या का दोस्तों किसी का ज्यादा लेवल था, किसी का कम था, लेकिन सरकार के द्वारा ये डिसाइड नहीं किया गया था कि प्रत्येक विषय में कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन उन्होंने एक एवरेज प्रत्येक प्रश्न लिया गया है अलग अलग विषय से। वो जो विषय का जो क्राइटेरिया है उन्होंने बताया नहीं, लेकिन इस प्रकार से लिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देखते हैं कि इसके अंदर अपने पास में एवरेज जो कट ऑफ है वो दोस्तों क्या क्या जा सकती है।
क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे पेपर है, इनका लेवल बिल्कुल अलग अलग था, लेकिन इस पेपरों के आधार पर जो कट ऑफ जारी करेंगे, पहले तो उसके अंदर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाने के बाद एक कट ऑफ रखेंगे, वो किस प्रकार की हो सकता है कि परसेंटेज हो जाए या एक मिनिमम क्राइटेरिया भी रख सकते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि जनरल के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे प्रश्नों की संख्या, और प्रश्नों में अगर आपके पास में 75 से लेके 85 के बीच में, यहां पर देखेंगे दोस्तों 75 से लेके 85 प्रश्नों, ठीक है, इनके बीच के अंदर एक क्राइटेरिया रहेगा, एक मिनिमम कट ऑफ का दायरा रहेगा कि इतने परसेंट अगर सही है तो वो क्वालिफाइंग हो सकता है, ध्यान रखेंगे। यानी 75 से लेके 85 के बीच का कोई भी विद्यार्थी है जिनके इन प्रश्नों की संख्या सही हो रही है तो वो जनरल का विद्यार्थी है तो क्वालिफाई हो जाएगा। या फिर ओबीसी का है तो 70 से लेके 75 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो उनकी भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल क्वालिफाइंग होने की उम्मीद है। और ईडब्ल्यूएस में 68 से लेके 72 के 68 क्वेश्चन से लेके 72 क्वेश्चन के बीच में, है ना, वो रहेगा कि सही होंगे तो भी वो क्या कर सकता है, क्वालिफाइंग हो जाएगा। एससी के अंदर दोस्तों 65 से लेके 70 क्वेश्चन अगर सही है, 65 से लेके 70 के बीच के अंदर कोई भी जो क्राइटेरिया रखा जाएगा अगर वो सही रहेगा तो वो क्वालिफाइंग हो जाएगा, ये ध्यान रखें। और एसटी के अंदर दोस्तों लगभग 62 से लेके 65 के मध्य, 60 एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखेंगे। यह नहीं कि एग्जैक्ट 62 बोला है मैंने तो 62 का 62 ही रहेगा, कुछ 62 की जगह 60 भी हो सकता है और 65 की जगह 68 भी हो सकता है, तो लगभग एक दो ऊपर नीचे ध्यान रखेंगे। तो 62 से लेके 65 क्वेश्चन अगर राइट है इन दोनों के मध्य तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास में क्वालिफाई। तो ये दोस्तों अपने पास में ध्यान रखेंगे, एवरेज जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है प्रश्नों की संख्या के आधार पर कि कितने परसेंट अगर आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन सीईटी के अंदर हो सकता है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा सर। मान लो ये हमारे पास में प्रश्न है, सही हो जाते हैं, लेकिन हमें किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन हो सकता है तो देखेंगे, इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग अलग है। मान लो पदों की संख्या के आधार पर है या फिर परसेंटेज के आधार पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। पदों की संख्या, मानो आपको पदों की संख्या आपने सरकार के द्वारा डिसाइड अगर कर ले तो मान लो कि आपके पदों की संख्या माना 8000 है। इमेजिन करो कि सीईटी 12th के अंदर पदों की संख्या मतलब है जितनी विज्ञप्ति 7-8 जो विज्ञप्ति है उन विज्ञप्ति में पदों की संख्या मान लो 8000 है, तो 8000 का 15 गुना दोस्तों, क्योंकि जब सरकार ने सीईटी का 12th का जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके अंदर बिल्कुल ये मेंशन किया हुआ था कि जितने पद होंगे उसका 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो 8000 पद है तो उसका 15 गुना दोस्तों 1,20,000 से लेके 1,50,000 के जो मध्य विद्यार्थी हैं उसको क्या कर सकते हैं, क्वालिफाइंग कर सकते हैं। तो ये एक तो पदों की संख्या के आधार पर क्वालिफाइंग किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर दूसरा मान लो ये नहीं अपनाते हैं कि भाई पदों की संख्या के आधार पर डिसाइड नहीं किया जाता तो एक परसेंटेज के आधार पर एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि मिनिमम प्रत्येक विद्यार्थी के इतने परसेंटेज से अगर ऊपर आते हैं तो वो सभी विद्यार्थी सीईटी क्वालिफाइंग कर सकते हैं, ध्यान रखें। इसका मतलब है अगर मान लो सरकार कहती है कि भाई 40% के ऊपर, यानी जितने विद्यार्थी हैं अगर उनके 40% बन रहे हैं, 40% से ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं वो सीईटी 12th स्तर में क्वालिफाइंग हो जाएंगे, एक ये क्राइटेरिया। इसका मतलब है अगर 40% का रखते हैं तो मिनिमम जो क्वेश्चनों की संख्या है वो कितनी राइट होनी चाहिए, वो 60 क्वेश्चन होने चाहिए। यानी 150 में से 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन अगर राइट होते हैं तो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखेंगे उससे ऊपर अगर आप आते हैं तो आप सीईटी क्वालिफाइंग हो जाएंगे। अगर मान लो सरकार 60% का क्राइटेरिया रखती है कि भाई जिन विद्यार्थियों के 60% इसमें आ रहे हैं सीईटी के अंदर तो भी वो क्या कर सकता है, क्वालिफाइंग। तो 60 क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों 90 क्वेश्चन क्या है, यानी अगर 60% का मतलब क्या हो गया, 90 क्वेश्चन उसके क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए। तो ये सरकार के द्वारा कौन सा क्राइटेरिया अपनाया जाता है, दोनों मैंने आपको बताया है। अगर मान लो विज्ञप्तियों का 15 गुना है तो उसमें रखा जाएगा कि शुरुआत के जो जितने फॉर्म, मान लो 16 लाख फॉर्म है तो 16 लाख में मान लो कि 8000 विज्ञप्ति आपने देखा तो 8000 विज्ञप्ति का 15 गुना लगभग 1,20,000 या 1,50,000 के आसपास। तो 16 लाख में से जो शुरुआत के जो टॉप के 1,20,000 या 1,50,000 विद्यार्थी हैं वही क्वालिफाइंग होंगे सीईटी के लिए, पहला प्रोसेस ये। या फिर दूसरा यह है कि 40% अगर आते हैं, यानी मिनिमम 40%, यानी कहने का मतलब है कि 60 क्वेश्चन अगर विद्यार्थी के सही है तो वो सारे के सारे क्वालिफाइंग हो जाएंगे, किसके लिए, सीईटी 12th स्तर में क्वालिफाइंग हो जाएंगे। आगे की जो भर्ती आएगी उनके अंदर वो फॉर्म भर जाएंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव प्रोसेस नहीं था, यानी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी। तो सभी विद्यार्थियों ने क्या किया, 150 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे करके आए, ठीक है।
अब क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाने के बाद में पता चलेगा कि कौन सा विद्यार्थी है जो ऊपर आ रहा है और कौन से विद्यार्थी है जो नीचे आ रहा है। तो ये अपने पास में दोस्तों सीईटी जो 12th स्तर है उसका पूरा का पूरा अपने एनालिसिस करने के बाद में आप सबके सामने हमने सीईटी का जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया, एक सेफ स्कोर रखा गया, ये रखा गया दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी पर्सन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि हमारा ये है, तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे आपके कमेंट का और फिर आपको जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।